स्वागत। आज हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प रिपोर्ट्स और खबरें हैं। हम भारत की अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, विज्ञान की दुनिया और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल। आज के दस्तावेज हमें कई जरूरी पहलुओं की जानकारी देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं, जैसे क्लासरूम में समझते हैं, हर तथ्य, हर आंकड़े के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए जो पहले हैं उनसे। हाँ। पहले कुछ सकारात्मक आंकड़े देख लेते हैं। अप्रैल-अगस्त 2025 में पण्य निर्यात मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2.52% बढ़कर 184.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 179.60 बिलियन डॉलर था। जी, और ये दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन सुधर रहा है। जैसे जुलाई 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जिसे आईआईपी कहते हैं, उसमें साल दर साल 3.5% की वृद्धि हुई। अच्छा। और इसमें मुख्य योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही था, जिसकी वृद्धि दर 5.4% रही। कारोबारी माहौल भी बेहतर हुआ है ना? HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मतलब PMI अगस्त 2025 में 59.3 पर पहुंच गया। ये तो पिछले 17 सालों में सबसे तेज वृद्धि है। बिल्कुल सही। और निवेश का भरोसा भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, उसमें 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाह। अब ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास में किन उपक्षेत्रों का योगदान रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा? जी। पिछले 11 सालों में मोबाइल उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ा है। और जो हम पहले मोबाइल फोन आयात करते थे, उस पर निर्भरता 2014-15 के 75% से घटकर अब 2024-25 में सिर्फ 0.002% रह गई है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। फार्मास्यूटिकल्स का भी जिक्र है। हाँ, फार्मा। ये उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है और वैश्विक वैक्सीन मांग का 50% से ज्यादा भारत पूरा करता है। इसीलिए इसे विश्व की फार्मेसी भी कहते हैं। विश्व की फार्मेसी। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र? ऑटोमोबाइल सेक्टर देश की GDP में 7.1% का योगदान देता है और हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक हैं। चौथा सबसे बड़ा। और आखिर में वस्त्र उद्योग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कृषि के बाद ये रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। GDP में लगभग 2.3% का योगदान है और इसकी खास बात यह है कि इसमें करीब 80% इकाइयां MSME श्रेणी की हैं, जो समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करता है। तो ये तो हुई मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब सरकार ने लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए क्या पहलें शुरू की हैं, इस पर आते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली है भारत में लॉजिस्टिक्स लागत आकलन रिपोर्ट। इसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCER ने तैयार किया है। अच्छा, NCER ने। जी। इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत GDP का लगभग 7.97% थी। 7.97%? हाँ, कुल लॉजिस्टिक्स लागत का अनुमान 24.1 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 41.7% सड़क परिवहन का है। उसके बाद भंडारण और वेयरहाउसिंग का नंबर आता है। मतलब सड़कों पर ढुलाई अभी भी सबसे ज्यादा है। जी। दूसरी पहल है एकीकृत राज्य और शहर लॉजिस्टिक्स योजनाएं यानी स्माइल। हाँ, स्माइल स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, ये एशियाई विकास बैंक ADB के सहयोग से शुरू की गई है। ADB के साथ? जी। इसका मकसद है लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क बनाना। ये पहले चरण में 8 राज्यों के 8 शहरों में मौजूदा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आकलन करेगी, कमियों को पहचानेगी और फिर सुधार के लिए रोड मैप तैयार करेगी। ठीक है। तीसरी पहल है लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक LDB 2.0। जी, LDB 2.0। ये कंटेनर की आवाजाही की रियल टाइम ट्रैकिंग को संभव बनाता है। रियल टाइम ट्रैकिंग? हाँ, इसमें खुले समुद्र में निर्यात कंटेनरों की ट्रैकिंग और मल्टी मॉडल शिपमेंट की जानकारी भी शामिल है। इसे NIC-DC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज यानी NLDSL ने विकसित किया है। NLDSL ने। और चौथी पहल है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स मतलब लीड्स 2025। हाँ, लीड्स। इसे विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है।
लीड्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। इसमें नया क्या है 2025 वाले में? लीड्स 2025 में दो नई मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, 5-7 प्रमुख कॉरिडोर का प्रदर्शन मूल्यांकन, मतलब यात्रा समय, ट्रक की गति और प्रतीक्षावधि के आधार पर। अच्छा। और दूसरा, नया लीड्स 2025 फ्रेमवर्क। इसमें उद्देश्य संकेतक और धारणा संकेतक दोनों शामिल हैं, जैसे रेगुलेटरी सपोर्ट, लॉजिस्टिक सक्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं, परिचालन इकोसिस्टम और सतत लॉजिस्टिक्स। तो ये सब लॉजिस्टिक्स सुधारने की कोशिशें हैं। इनके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और कौन सी सरकारी पहलें या नीतियां हैं? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना, जो 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है और अतिरिक्त उत्पादन पर इंसेंटिव देती है। PLI स्कीम, हाँ। फिर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन NMM, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में हुई थी। ये लंबे समय के लिए औद्योगिक नीति का रोड मैप देता है। NMM स्किल इंडिया प्रोग्राम को भी नए ढंग से तैयार कर 2026 तक बढ़ाया गया है, ताकि तकनीक सक्षम और मांग के हिसाब से कुशल कर्मचारी तैयार हों। स्केलिंग भी जरूरी है। बिल्कुल। और GST 2.0 सुधार, इनसे टैक्स सिस्टम आसान हुआ है और GST घटने से मैन्युफैक्चरिंग लागत कम हुई है, जिससे निर्यात और प्रतिस्पर्धी हुआ है। ठीक है, तो ये था लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब अगली खबर विज्ञान जगत से। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हो गया है, जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला यानी जूनो। जी, जूनो। ये वेधशाला 700 मीटर की गहराई में स्थित है। 700 मीटर नीचे? जी। क्यों? ज्यादातर न्यूट्रिनो वेधशालाएं भूमिगत ही बनाई जाती हैं। इसका कारण है पृथ्वी की सतह पर मौजूद कणों जैसे म्यून से होने वाले हस्तक्षेप को रोकना। म्यून एक तरह के प्राथमिक उपपरमाणविक कण हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही। ये डिटेक्टर में गलत सिग्नल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब शोर कम करने के लिए। तो जूनो के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, द्रव्यमान क्रम यानी मास हायरार्की निर्धारित करना। न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ। हमें यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सबसे भारी है, कौन सा सबसे हल्का। दूसरा उद्देश्य है दोलन आवृत्ति यानी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को मापना। न्यूट्रिनो यात्रा करते समय एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं, जिसे दोलन कहते हैं। ये कितनी बार बदलते हैं, इसे सटीक रूप से मापना। ये न्यूट्रिनो है क्या असल में? इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। हाँ, घोस्ट पार्टिकल्स। ये उप परमाणविक कण हैं। इनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता और इनका द्रव्यमान बहुत ही कम या शायद शून्य भी हो सकता है। फोटॉन यानी प्रकाश के कणों के बाद ये दूसरे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं। अच्छा। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कण हैं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पदार्थ के साथ सिर्फ कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के जरिए ही इंटरैक्ट करते हैं। ये सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से भी अप्रभावित रहते हैं और अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की गति से सीधी रेखाओं में चलते हैं। दिलचस्प। दुनिया की और प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाएं कौन सी हैं? भारत की भी है कोई? हाँ, भारत की भी है। भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला यानी INO, ये परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DAE और DST द्वारा संयुक्त रूप से फंडेड है। ये तमिलनाडु के थेनी जिले की बोधि पश्चिमी पहाड़ियों में पोट्टीपुरम गांव के पास बन रही हैं। तमिलनाडु में? जी। इसके अलावा एक और मशहूर है आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला। ये अपनी तरह का पहला डिटेक्टर है जिसे दक्षिण ध्रुव की बर्फ की चादर के नीचे गहराई में बनाया गया है ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण करने के लिए। आइस क्यूब। हाँ। चलिए अब वापस अर्थव्यवस्था पर आते हैं। वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाजों को अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़े जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट HML में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है घरेलू जहाज निर्माण और समुद्री उद्योग को मजबूत करना। तो बड़ा जहाज किसे माना जाएगा? इसके लिए क्या मानदंड है? 2 मानदंड हैं। या तो 10,000 या उससे ज्यादा ग्रॉस टन भार वाले जहाज जो भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन हो। ठीक है। या फिर 1500 या उससे ज्यादा ग्रॉस टन भार वाले जहाज जो भारत में बने हो और भारतीय स्वामित्व एवं ध्वज के अधीन हो। समझ गई। तो HML में शामिल होने का महत्व क्या है? क्या फायदे होंगे इससे? इसके कई फायदे हैं, जैसे आसान शर्तों पर और बढ़ी हुई लिमिट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन मिल सकेगा।
बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रूप में बड़ी मात्रा में धन मिल सकेगा। व्यवहार्यता अंतर्वित्त पोषण मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग मिल सकता है और टैक्स इंसेंटिव भी मिलेंगे। अच्छा, काफी फायदे हैं। भारत के पोत परिवहन क्षेत्र की अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। भारत का 95% व्यापार विदेशी जहाजों पर निर्भर है। 95%? जी। इस वजह से भारत हर साल विदेशी पोत परिवहन कंपनियों को शिपिंग सेवाओं के लिए लगभग $70.5 बिलियन का भुगतान करता है। बाप रे, $70.5 बिलियन? हाँ, और वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल सिर्फ 0.06% है। बहुत कम। सरकार का लक्ष्य क्या है इस क्षेत्र में? सरकार का लक्ष्य है 2047 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल होना। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुसार 2047 तक स्वदेशी पोत परिवहन और जहाज निर्माण क्षमताओं के निर्माण में $54 ट्रिलियन का निवेश होने का अनुमान है। $54 ट्रिलियन? लेकिन इस सेक्टर में समस्याएं क्या है? कई समस्याएं हैं, जैसे पूंजी की कमी और ऊंची ब्याज दरें, जहाजों का बेड़ा पुराना हो चुका है, टैक्स से जुड़ी कुछ विसंगतियां हैं और कुशल कारीगरों की भी कमी है। इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और क्या पहले की जा रही हैं? कुछ और पहले भी हैं, जैसे भारतीय पोत परिवहन निगम SCI के तहत भारत कंटेनर शिपिंग लाइन की स्थापना। ठीक है। कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। कांडला तूतीकोरिन कॉरिडोर सबसे पहले विकसित होगा। ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर? जी, और मैरीटाइम इनोवेशन हब्स MIH की स्थापना के साथ साथ सागरमाला स्टार्टअप और इनोवेशन पहल S2I2 भी लॉन्च की गई है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आते हैं। UK, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। जी, इन 4 देशों के साथ अब संयुक्त राष्ट्र के 140 से ज्यादा सदस्य देश हो गए हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। और भारत ने कब दी थी मान्यता? भारत ने तो 1988 में ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। हाँ, काफी पहले। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के पक्ष में मतदान किया था। ये क्या है? ये घोषणा पत्र फिलिस्तीन इजराइल विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन की बात करता है। भारत ने इसके पक्ष में वोट दिया था। राज्यों की मान्यता का मतलब क्या होता है कानूनी तौर पर? देखिए, जब कोई देश किसी दूसरी इकाई को एक राज्य के रूप में स्वीकार करता है तो इसे मान्यता रिकॉग्निशन कहते हैं। राज्य के दर्जे के लिए कुछ मानदंड हैं जो 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में बताए गए हैं। स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूक्षेत्र, सरकार और अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता। और मान्यता मिलने के प्रभाव क्या होते हैं? मान्यता मिलने के बाद वो इकाई दूसरे राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकती है। अच्छा। वो दूसरे राज्यों के साथ संधियां कर सकती है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के अधिकार और विशेषाधिकार मिलते हैं और सैद्धांतिक रूप से वो संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का सदस्य बन सकती है। लेकिन फिलिस्तीन अभी UN का पूर्ण सदस्य नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं। फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी पर्यवेक्षक राज्य है, पूर्ण सदस्य नहीं। ये जानना भी जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र खुद किसी राज्य या सरकार को मान्यता नहीं देता। ये अधिकार केवल दूसरे राज्यों और सरकारों का होता है। UN केवल किसी नए राज्य को अपनी सदस्यता दे सकता है या किसी नई सरकार के प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र यानी क्रेडेंशियल्स को स्वीकार कर सकता है। समझ गई। अब स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट देखते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस ने जीवाश्म ईंधन के स्वास्थ्य प्रभावों पर रिपोर्ट जारी की है। जी, और ये रिपोर्ट काफी गंभीर तस्वीर पेश करती है। जी। रिपोर्ट का शीर्षक है क्रैडल टू ग्रेव, द हेल्थ टोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द इम्पेरेटिव फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन। मतलब जन्म से मृत्यु तक जीवाश्म ईंधन का स्वास्थ्य पर असर और एक न्याय संगत बदलाव की जरूरत। तो रिपोर्ट क्या कहती है? स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? से होने वाला प्रदूषण जीवन के हर चरण को प्रभावित करता है, गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर बुजुर्गों तक। इससे दमा, कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियां होती हैं। हर चरण पर? हाँ, जीवाश्म ईंधन के उपयोग का हर चरण हानिकारक है। खनन, शोधन, परिवहन, दहन और अपशिष्ट निपटान, हर चरण में जहरीले प्रदूषक निकलते हैं जो इकोसिस्टम और मानव स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे उत्खनन से बेंजीन, भारी धातुएं, रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं। रिफाइनिंग से टोल्यूएन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOCs वगैरह। और इसमें
लेगेसी प्रदूषण का भी जिक्र है। हाँ, निगेसी प्रदूषण मतलब पुरानी छोड़ दी गई खनन स्थलों से होने वाला प्रदूषण। ये लंबे समय तक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बना रहता है, क्योंकि जहरीले तत्व जैसे सीसा, पारा और PFAS यानी फॉरएवर केमिकल्स मिट्टी, पानी और खाद्य पदार्थों में लंबे समय तक बने रहते हैं और बार बार शरीर में जमा होकर और भी ज्यादा नुकसान करते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। रिपोर्ट में हाशिए पर मौजूद समूहों का भी जिक्र है। जी, रिपोर्ट बताती है कि हाशिए पर मौजूद समूह जैसे देशज लोग और नस्ली अल्पसंख्यक अक्सर खदानों और रिफाइनरियों के पास रहते हैं। इस वजह से वे ज्यादा प्रदूषण झेलते हैं और साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए गए हैं? कई सुझाव हैं। पहला, जीवाश्म ईंधनों वाले नए स्थलों की खोज और प्रोजेक्ट बंद किए जाएं। सब्सिडी धीरे धीरे खत्म की जाए और वो पैसा स्वास्थ्य व स्वच्छ ऊर्जा पर खर्च हो। ठीक है। दूसरा, लेगेसी प्रदूषण को हटाने के लिए सख्त कानून बने और रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित हो। सख्त कानून। तीसरा, प्रदूषक ही भुगतान करेगा, पोल्यूटर पेज सिद्धांत लागू हो, मतलब स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खर्च को जिम्मेदार कंपनियों से वसूला जाए। पोल्यूटर पेज। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को जलवायु और लोक स्वास्थ्य लक्ष्यों से जोड़ा जाए। अगली खबर है औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS 3.0 के बारे में। इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जी, IPRS 3.0 ये औद्योगिक पार्कों की रेटिंग का सिस्टम है। इसके तहत पार्कों को अलग अलग संकेतों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग दी जाएगी और उन्हें लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायरर्स जैसी श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसे किसने विकसित किया है? इसे भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने एशियाई विकास बैंक ADB के सहयोग से विकसित किया है। अच्छा, ADB का सहयोग इसमें भी है। IPRS 3.0 में नया क्या है? इसमें कुछ नए मानदंड शामिल किए गए हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, स्किल लिंकेज और टैलेंट फीडबैक। ओके, अब एक छोटे प्रोजेक्ट का जिक्र है, प्रोजेक्ट विजयक। हाँ, प्रोजेक्ट विजयक ये सीमा सड़क संगठन BRO का प्रोजेक्ट है। हाल ही में इसने कारगिल लद्दाख में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। ये कब शुरू हुआ था? ये 2010 में शुरू किया गया था। इसे कारगिल और जांस्कर क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई, जो पहले प्रोजेक्ट हिमांग के तहत आते थे। इसका नाम ऑपरेशन विजय यानी 1999 के कारगिल युद्ध से लिया गया है। इस प्रोजेक्ट ने नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा अवसंरचना मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, अगली सुर्खी है बगराम एयरबेस के बारे में। अमेरिका इसे फिर से हासिल करने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत कर रहा है। जी, ऐसी खबरें हैं। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, राजधानी काबुल के उत्तर में। इसे मूल रूप से 1950s के दशक में सोवियत संघ ने विकसित किया था। सोवियत संघ ने? हाँ। फिर 1990 के दशक में ये तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बना। 2001 के बाद ये अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया था। 2021 में अमेरिकी और नाटो सैनिकों ने इसे खाली कर दिया था। अच्छा, अब भूगोल से जुड़ी खबर। बाल्टिक सागर। जर्मनी ने रूसी सैन्य विमान के वहां घुसने पर अपने लड़ाकू विमान तैनात किए। बाल्टिक सागर कहाँ है? बाल्टिक सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये दक्षिणी डेनमार्क से लेकर आर्कटिक वृत्त के नजदीक तक फैला है। इसके आसपास कौन से देश हैं? इसके चारों ओर कई देश हैं। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। काफी देश है। हाँ। ये पृथ्वी का सबसे नया सागर माना जाता है। ये दुनिया में खारे पानी ब्रैकिश वाटर का सबसे बड़ा विस्तार है। ये अर्ध संलग्न सेमी एनक्लोज्ड और उथला भी है। जर्मनी में कील नहर इसे उत्तरी सागर से जोड़ती है। बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी और गदांस्क की खाड़ी इसकी महत्वपूर्ण खाड़ियां हैं। कील नहर, ठीक है। अब एक टेक्नोलॉजी की बात, स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी। दिल्ली सरकार इसका अध्ययन करवा रही है। ये क्या है? हाँ, स्मॉग-ई-टी फोटो कैटालिटिक कोटिंग्स। इसका उद्देश्य है सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और हानिकारक हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम करके हवा की गुणवत्ता सुधारना। ये काम कैसे करती हैं? ये फोटो कैटालिटिक क्रियाविधि पर काम करती है। मतलब ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके हानिकारक प्रदूषकों
और कार्बनिक अपशिष्ट को हानिरहित पदार्थों में बदल देती है। आमतौर पर इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 की कोटिंग का इस्तेमाल होता है, जो पराबैंगनी UV प्रकाश में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को विघटित करता है। अच्छा, मतलब कोटिंग प्रदूषण को सोख लेती है एक तरह से? हाँ, उसे तोड़ देती है हानिरहित चीजों में। ठीक है। अब खगोल विज्ञान से जुड़ी एक नई खोज, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। जी, ENTs। खगोलविदों ने एक नई तरह की परिघटना की पहचान की है। ये तब होती है जब सूर्य से कम 3 गुना बड़े सितारे सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ब्लैक होल सितारों को नष्ट कर देते हैं? हाँ, जब कोई सितारा ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के पास पहुंचता है तो ब्लैक होल की जबरदस्त गुरुत्वीय शक्तियां, जिन्हें टाइडल फोर्सेस कहते हैं, उस तारे को खींचकर लंबा और पतला स्पेगेटी जैसा बना देती हैं। स्पेगेटी जैसा? जी, इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही उत्सर्जन एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट कहलाता है। वाह! अब एक परियोजना है, सावलकोट परियोजना। इसे पर्यावरणीय मंजूरी के लिए जांचा जा रहा है। हाँ, सावलकोट परियोजना। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रामबन और उधमपुर जिले में स्थित है। इसे कौन बना रहा है? इसकी कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC है, जो भारत सरकार का मिनी रत्न श्रेणी 1 का सार्वजनिक उपक्रम है। NHPC, ठीक है। अगली खबर समुद्री लहरों से जुड़ी है, स्वेल वेव्स। स्वेल वेव्स। एक अध्ययन में पाया गया है कि अगर श्रीलंका का भूभाग न होता तो दक्षिणी महासागर से आने वाली ये स्वेल वेव्स भारत के पूर्वी तट से टकरा सकती थीं, जिससे बाढ़ और तटीय कटाव की समस्या हो सकती थी। तो ये स्वेल वेव्स होती क्या है? ये लंबी तरंगदैर्ध्य वाली समुद्री लहरें होती हैं जो अपने बनने की जगह से बहुत दूर तक यात्रा करती हैं। ये मुख्य रूप से तूफानों या तेज हवाओं से पैदा होती हैं। ये स्थानीय हवाओं या धाराओं से कम प्रभावित होती हैं। इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है और इनमें सतह पर झाग या व्हाइट कैप्स नहीं दिखते, इसलिए सैटेलाइट्स में इनकी तस्वीरें नहीं आ पाती। अच्छा, इन्हें भारत में क्या कहते हैं? भारत में इन्हें कल्लक्कड़ल तरंगे कहा जाता है और अब कल्लक्कड़ शब्द को यूनेस्को ने वैज्ञानिक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। कल्लक्कड़ल, दिलचस्प। अब सिनेमा जगत की खबर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभिनेता मोहनलाल को वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार क्या है? ये भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। इसे भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की जन्म शताब्दी के अवसर पर। पुरस्कार की पहली विजेता देविका रानी थी। देविका रानी, ठीक है। ये तो थी 22 सितंबर की खबरें। अब हम 26 सितंबर के दस्तावेज पर आते हैं। पहली खबर है, IUCN ने भारत के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के अवसर पर भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये रिजर्व पाक की खाड़ी, तमिलनाडु में है। की खाड़ी में? हाँ, IUCN ने डुगोंग के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मॉडल को हिंद महासागर के अन्य हिस्सों और दुनिया के दूसरे ऐसे पर्यावासों में भी अपनाने की सलाह दी है। इस रिजर्व के बारे में कुछ और जानकारी? इसे 2022 में तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया था। ये पाक खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 448.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और यहाँ समुद्री घास बहुत है? जी, यहाँ 12,250 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में समुद्री घास का इकोसिस्टम है, जो कई और समुद्री प्रजातियों का भी पोषण करता है। इसलिए ये रिजर्व पारिस्थितिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री घास कार्बन प्रच्छादन यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और डुगोंग, जिसे सी काऊ भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ खास? डुगोंग या सी काऊ ये एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है जो पूरी तरह से समुद्री घास पर निर्भर है। भारत में पाक खाड़ी के अलावा ये मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी वगैरह में भी पाया जाता है। इनकी अनुमानित आबादी सिर्फ 200 के आसपास है। सिर्फ 200? इन्हें खतरे क्या हैं? मुख्य खतरे हैं इनके रहने की जगह का नष्ट होना, शिकार और गलती से मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाना। IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल श्रेणी में है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ठीक है,
अगली खबर है कि मात्स्यिकी सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन WTO का समझौता लागू हो गया है। जी, ये समझौता WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 में अपनाया गया था। अब WTO के 2/3 सदस्य देशों द्वारा इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लेने के बाद ये लागू हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाने के लिए बाध्यकारी नियम लागू करता है। ये WTO का पहला बहुपक्षीय समझौता है जिसके मूल में पर्यावरणीय संधारणीयता है। ये सतत विकास लक्ष्य SDG 14 यानी महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण उसकी प्राप्ति में भी मददगार होगा। लेकिन भारत इस समझौते में शामिल क्यों नहीं हुआ? हाँ, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। इसका कारण है अपने छोटे मछुआरों के लिए सब्सिडी की सुरक्षा, उनकी आजीविका की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत को लगता है कि मौजूदा नियम विकासशील देशों के लिए पर्याप्त लचीले नहीं है। समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कौन सी सब्सिडी निषिद्ध है? इसमें कई तरह की सब्सिडी निषिद्ध हैं, जैसे अवैध, असूचित और अविनियमित IUU मछली पकड़ने में मदद करने वाली सब्सिडी, IUU फिशिंग। हाँ, या फिर ऐसे मछली भंडारों से संबंधित सब्सिडी जिनका अत्यधिक दोहन हो चुका है, या अनियमित खुले समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़ी सब्सिडी। सदस्यों को मछली पकड़ने से संबंधित जानकारी भी देनी होगी। और इसमें विकासशील देशों के लिए कुछ खास है? हाँ, विकासशील और अल्प विकसित सदस्य देशों की मदद के लिए एक WTO मात्स्यिकी कोष बनाया गया है। ये WTO सदस्यों के स्वैच्छिक योगदान से चलेगा। समझौते के तहत विकासशील देशों को विशेष और विभेदक उपचार की सुविधा दी गई है, लेकिन यह सुविधा नियमों के एक समग्र फ्रेमवर्क के तहत ही है। इस समझौते की जरूरत क्यों थी? जरूरत इसलिए थी क्योंकि 2021 में वैश्विक मात्स्यिकी भंडार का 35.5% हिस्सा अत्यधिक दोहित हो चुका था, जबकि 1974 में यह सिर्फ 10% था। सरकारें हर साल लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी देकर मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाती हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ती है। आंकड़े तो वाकई चिंताजनक है। अब एक और रिपोर्ट, वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025। जी, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी ने जारी की है। ये पर्यावरणीय लेखांकन से जुड़ा लगातार 8वां संस्करण है, लेकिन वन लेखांकन पर यह पहली समर्पित रिपोर्ट है। ये किस आधार पर तैयार की गई है? इसे संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली SEEA फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार किया गया है। तो इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं? इसमें कई तरह के खाते हैं। पहला है भौतिक परिसंपत्ति लेखा। इसके अनुसार 2010-11 से 2021-22 तक भारत में वनावरण 17,444 वर्ग किलोमीटर यानी 22.50% बढ़ा है। अब कुल वन क्षेत्र 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किन राज्यों में हुई? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अच्छा, दूसरा है विस्तार लेखा। हाँ, एक्सटेंट अकाउंट। इसके मुताबिक 2013 से 2023 के बीच वन विस्तार में 3,356 वर्ग किलोमीटर की नेट वृद्धि हुई है, मुख्यतः पुनर्वर्गीकरण और सीमाओं के समायोजन के कारण। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA में सबसे ज्यादा वृद्धि उत्तराखंड 6.3%, ओडिशा 1.97% और झारखंड 1.9% में हुई। तीसरा है स्थिति लेखा, कंडीशन अकाउंट। ये इकोसिस्टम की गुणवत्ता को आंकता है और ग्रोइंग स्टॉक पर केंद्रित है, मतलब जीवित पेड़ों में उपयोगी लकड़ी की मात्रा। 2013 से 23 के बीच ग्रोइंग स्टॉक 305.53 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 7.32% बढ़ा है। इसमें शीर्ष राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और चौथा है सेवा लेखा, सर्विस अकाउंट्स। इसमें 2 तरह की सेवाएं हैं। पहली प्रोविजनिंग सेवाएं यानी लकड़ी और गैर लकड़ी उत्पाद। वित्त वर्ष 2021-22 में इनका मूल्य GDP का लगभग 0.16% था। इसमें शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और केरल हैं। और दूसरी सेवा? दूसरी है विनियमन सेवाएं, जैसे कार्बन प्रतिधारण। 2021-22 में इसका मूल्य बढ़कर GDP का लगभग 2.63% हो गया। इसमें शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम हैं। ये SEEF वर्क क्या है जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली SEAA, इसे 2012 में UN, यूरोपीय आयोग और FAO ने विकसित किया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है जो आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों को जोड़ता है। इसका मकसद ये समझना है कि पर्यावरण का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और अर्थव्यवस्था का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। भारत में मॉस्पी ने इसे 2018 में अपनाया था।
ठीक है। अब अगली खबर परमाणु ऊर्जा से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना MBRAP की आधारशिला रखी है। जी, MBRAP ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बने माही बांध के पास स्थित है। इसकी क्षमता 4x700 मेगावाट MWE PHWR होगी। मतलब ये 4 स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता के दाब युक्त भारी जल रिएक्टर्स होंगे। इसे कौन विकसित कर रहा है? इसे अणु शक्ति विद्युत निगम अश्विनी विकसित करेगा। ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCI और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC का जॉइंट वेंचर है। NPCIL और NTPC का ये भारत की फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। इस पहल के तहत पूरे देश में एक जैसे डिजाइन और खरीद योजना के तहत 700 मेगावाट क्षमता वाले 10 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता अभी कितनी है और लक्ष्य क्या है? 30 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 7 बिजली संयंत्रों में कुल 24 रिएक्टर हैं, जिनकी कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट है। सरकार का लक्ष्य 2031-32 तक इसे बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करना है। और कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा कितना है? 2022-23 में भारत के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 3.61% रही। ये देश का 5वां सबसे बड़ा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली स्रोत है। भारत का 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अभी किस चरण में है? भारत अभी अपने 3 स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम NPP के पहले चरण में है। ये चरण यूरेनियम आधारित PHWRS पर आधारित है। दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पर आधारित होगा, जिसमें प्लूटोनियम ईंधन का उपयोग होगा, और तीसरा चरण थोरियम पर आधारित होगा। भारत के कुछ और प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से हैं? रावतभाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, मद्रास तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु और नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब एक और रिपोर्ट है MOESP की चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। जी, ये चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट का चौथा अंक है। ये बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण वगैरह पर जानकारी देती है, ताकि उनके अधिकारों और कल्याण के लिए नीतियां बनाने में मदद मिले। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं? कई महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर IMR 2011 में 44 थी प्रति 1000 जीवित जन्म पर, जो 2023 में घटकर 25 हो गई है। ये तो काफी सुधार है। हाँ, इसी तरह 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर UMR 2022 में 30 थी प्रति 1000 जन्म पर, जो 2023 में घटकर 29 हो गई है। जन्म दर भी 2023 में घटकर 18.4 हो गई प्रति 1000 जनसंख्या पर। शिक्षा के बारे में क्या आंकड़े हैं? स्कूल छोड़ने की दर? स्कूल छोड़ने ड्रॉप आउट की दर में भी कमी आई है 2022-23 से 2024-25 के बीच। प्रारंभिक प्रिपरेटरी चरण में 8.7% से 2.3%, मिडिल स्तर पर 8.1% से 3.5% और माध्यमिक स्तर पर 13.8% से 8.2% हो गई है। बाल विवाह के बारे में क्या? बाल विवाह 20 से 24 साल की महिलाओं का 18 साल से पहले विवाह भी 2015-16 के 26.8% से घटकर 2019-21 में 23.3% हो गया है। और बच्चों को गोद लेने के आंकड़े? गोद लिए गए बच्चों की कुल संख्या बढ़ी है। 2017-18 में 3,927 थी, जो 2024-25 में 4,515 हो गई। इसमें देश में रहने वाले लोगों द्वारा 4,155 बच्चे गोद लिए गए और विदेश में रहने वाले लोगों द्वारा हर साल 360 से 653 बच्चे भारत में गोद लिए जाते हैं। लैंगिक समानता सूचकांक GPI के बारे में क्या है? रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता हासिल की गई है। ये अच्छी खबर है। अगली पहल है राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल। जी, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल शुरू की है। इसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA 2005 की अनुसूची में संशोधन किया गया है और जल सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है। मनरेगा में संशोधन? हाँ, ये संशोधन मनरेगा की धारा 29 की उपधारा 1 के तहत केंद्र सरकार को मिली शक्तियों का उपयोग करके किया गया है। वैसे मनरेगा के तहत अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा जल संरक्षण संपत्तियां जैसे खेत तालाब, चेक डैम, सामुदायिक तालाब वगैरह बनाए जा चुके हैं। तो इस नई पहल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
इसका उद्देश्य है भूजल स्तर को बढ़ाना, नदियों का कायाकल्प करना और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसके तहत मनरेगा फंड का एक अनिवार्य हिस्सा जल संरक्षण पर खर्च करना होगा। कितना हिस्सा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्लॉक में जल संकट कितना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB की 2024 की रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक्स को वर्गीकृत किया गया है। जो गंभीर जल संकट वाले या क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, जहां 90-100% जल निकाला जा चुका है, वहां 65% फंड जल संबंधी कार्यों पर खर्च होगा। 65% क्रिटिकल ब्लॉक्स में? हाँ। सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स 70-90% निष्कर्षण में, 40% फंड, और सुरक्षित ब्लॉक्स 70% या कम निष्कर्षण में, 30% फंड। भूजल मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकरण क्या है? CGWB के मूल्यांकन के अनुसार देश में क्रिटिकल ब्लॉक्स 3.05% हैं, सेमी क्रिटिकल 10.54%, अतिदोहित ओवर एक्सप्लॉइटेड 11.13%, सुरक्षित 73.39% और लवणीय सेलाइन 1.88% हैं। इस पहल का महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये जल संकट के बाद कार्रवाई की बजाय जल संकट को रोकने वाले पूर्व उपायों पर जोर देती है। ये सुनिश्चित करती है कि मनरेगा संसाधन उन क्षेत्रों में जाएं जहां पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये ग्रामीण विकास, पशुधन, कृषि और पर्यावरण सबके लिए फायदेमंद है। जल संरक्षण के और कौन से प्रयास चल रहे हैं? कई और प्रयास हैं, जैसे मिशन अमृत सरोवर। हर जिले में 75 जलाशयों का निर्माण और पुनरुद्धार। अटल भूजल योजना, ये जल संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए सामुदायिक भागीदारी पर आधारित भूजल प्रबंधन योजना है, जिसे केंद्र सरकार और विश्व बैंक मिलकर चला रहे हैं। और राष्ट्रीय जलावृत मानचित्रण NAQIP परियोजना, जिसके तहत CGWB ने लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का मानचित्रण पूरा कर लिया है। ठीक है, अब कुछ और सुर्खियां हैं जिन्हें हम संक्षेप में देख लेते हैं। पहला है अटल इनोवेशन मिशन एम। जी, एम। नीति आयोग और केंद्र सरकार ने कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से AL सारथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत जम्मू और कश्मीर में 500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स ATLs स्थापित किए जाएंगे। एम और ATL क्या है? IM 2016 में नीति आयोग ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ATL IM के तहत स्कूलों में स्थापित आधुनिक लैब हैं। इनका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों में 21वीं सदी के उपकरणों और तकनीकों जैसे IoT, 3D प्रिंटिंग वगैरह के जरिए जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ाना है। अच्छा, अगला है अनुच्छेद 304। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 304A का हवाला देते हुए कहा है कि टैक्स प्रणाली का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता कि दूसरे राज्यों से आने वाली वस्तुओं के साथ भेदभाव हो। राज्य टैक्स ऐसे तय कर सकते हैं कि बाहर से आने वाले सामान और राज्य के भीतर बने सामान पर टैक्स का बोझ एक जैसा पड़े। अनुच्छेद 304A क्या कहता है? अनुच्छेद 304A कहता है कि एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दूसरे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन उसे आयातित वस्तुओं और स्थानीय रूप से बनी वैसी ही वस्तुओं के बीच भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, फिर है यूरेनियम संवर्धन। ईरान को लेकर कुछ चिंताएं हैं। जी, हाल ही में ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन डिपो शुरू करने पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। यूरेनियम संवर्धन का मतलब है प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 U-235 के अनुपात को बढ़ाना और यूरेनियम 238 U-238 को हटाना। ये कैसे किया जाता है? ये मुख्य रूप से सेंट्रीफ्यूज मशीनों का उपयोग करके किया जाता है। इसमें यूरेनियम गैस को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी U-238 हल्के U-235 से अलग हो जाता है। संवर्धन के स्तर का क्या मतलब है? अलग अलग स्तर के संवर्धन का अलग अलग उपयोग होता है। 3 से 5% तक संवर्धित U-235 नागरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में इस्तेमाल होता है। 20% से कम संवर्धित यूरेनियम HEU कहलाता है, जिसमें परमाणु हथियार बनाने की क्षमता होती है, और लगभग 90% संवर्धित U-235 हथियार ग्रेड माना जाता है, जो परमाणु हथियारों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, अगली सुर्खी है ड्रोन वॉल। हाँ, ड्रोन वॉल। डेनमार्क में संदिग्ध रूसी ड्रोन देखे जाने के बाद यूरोपियन संघ ने ड्रोन वॉल बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। ये AI आधारित मल्टी लेयर ड्रोन डिफेंस प्रणाली है, जिसे एयर शील्ड कहा जाता है। ये क्या करती है? ये एक एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म है, जिसे हथियारों से लैस तेज गति वाले ड्रोन जैसे लक्ष्यों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये ड्रोन घुसपैठ, जीपीएस जैमिंग और दूसरे अपरंपरागत हमलों के खिलाफ अर्ली वार्निंग, रियल टाइम में खतरे का पता लगाने और खुफिया जानकारी देता है। अगली है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। जी, FIUIND। दूरसंचार विभाग UND और FIUIND ने साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। FIUIND की स्थापना 2004 में हुई थी। ये एक केंद्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जानकारी लेती है, उनकी जांच पड़ताल और विश्लेषण करती है और फिर ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों और विदेशी FIUs के साथ साझा करती है। ये किसके अधीन काम करती है? यह एक स्वायत्त संस्था है जो सीधे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC को रिपोर्ट करती है। इस काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ये संस्था धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA के तहत काम करती है। फिर है ऑटोनॉमस मोबिलिटी। हाँ, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने ऑटोनॉमस मोबिलिटी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली सॉवरन मोबिलिटी क्लाउड तकनीक लॉन्च की है। ये सॉवरन मोबिलिटी क्लाउड अगली पीढ़ी के परिवहन के लिए सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। ये हाई डेफिनिशन मैपिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फ्लीट ऑपरेशंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी सेवाओं में मदद करता है। ऑटोनॉमस मोबिलिटी क्या है? ये स्वचालित वाहनों के उपयोग पर आधारित तकनीक है। ऐसे वाहन जिन्हें चलाने के लिए इंसान की जरूरत या तो बिल्कुल नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है। यह लाइडार, AI, GPS जैसी तकनीकों पर आधारित है। इसके संभावित लाभों में ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन और सड़क सुरक्षा में सुधार शामिल है। अब है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। RBI ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी, RBI ने डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए नई ऑथेंटिकेशन गाइडलाइंस जारी की हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत सभी तरह के डिजिटल भुगतानों में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA अनिवार्य है। हालांकि किसी खास तरीके या फैक्टर को अनिवार्य नहीं किया गया है। क्या शर्तें हैं? शर्त यह है कि कम से कम एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो लेन-देन में बदलता रहे, जैसे पासवर्ड या OTP, या फिर पुष्टि वाला हो, जैसे फिंगरप्रिंट। ये कार्ड प्रेजेंट ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। 2FA होता क्या है असल में? 2FA लेन-देन को सुरक्षित बनाने का एक तरीका है। इसमें किसी रिसोर्स या डेटा तक पहुंचने के लिए पहचान के 2 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसका मैकेनिज्म 3 में से किन्हीं 2 फैक्टर को जोड़ता है। पहला, जो सिर्फ आप जानते हैं, जैसे पासवर्ड। दूसरा, जो आपके पास है, जैसे फोन या टोकन। और तीसरा, जो केवल आपकी विशेषता है, जैसे बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस ID। अच्छा, अगली खबर 2G इथेनॉल के बारे में है। हाँ, 2G इथेनॉल। हाल ही में भारत ने अनिवार्य लाइसेंस और फीडस्टॉक प्रमाण पत्र आवश्यकताओं के तहत द्वितीय पीढ़ी 2G के इथेनॉल के निर्यात की अनुमति दी है। इसे सेल्यूलोसिक इथेनॉल या एडवांस्ड बायोफ्यूल भी कहा जाता है। ये बनता किससे है? इसका उत्पादन पौधों के रेशे यानी सेल्यूलोज से होता है। इसके स्रोत हैं अपशिष्ट कृषि अवशेष जैसे धान का पुआल, गेहूं का डंठल, गन्ने का कचरा, मक्के के भुट्टे और डंठल वगैरह। और इथेनॉल की दूसरी पीढ़ियों कौन सी हैं? पहली पीढ़ी 1G का इथेनॉल खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, मक्का से बनता है। तीसरी पीढ़ी 3G जलीय बायोमास जैसे शैवाल से। और चौथी पीढ़ी 4G इंजीनियर्ड पौधों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है। और आखिर में अग्नि प्राइम मिसाइल का जिक्र हमने पहले भी किया था। जी, DRDO और सामरिक बल कमान SFC ने चलती ट्रेन में स्थापित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये चलती ट्रेन से दागी जाने वाली अपनी तरह की पहली फ्यूचरिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जो बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर ऑपरेट हो सकती है। अग्नि प्राइम की विशेषताएं क्या हैं? ये DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक 2 चरणीय ठोस ईंधन वाली कनस्त्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अग्नि श्रृंखला में सबसे नई मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है और ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जा सकती है। तो आज हमने इन स्रोतों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझा। लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण से लेकर न्यूट्रिनो विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण स्वास्थ्य संबंध, परमाणु ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकी तक काफी कुछ कवर किया। बिल्कुल, हर विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है और व्यापक संदर्भ में देखें तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। चाहे वो व्यापार सुगमता के लिए लॉजिस्टिक्स सुधार हो, भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, या फिर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक सहयोग। हाँ,
इन सभी जानकारियों को एक साथ देखने पर ये साफ होता है कि कैसे अलग-अलग क्षेत्रों में विकास और चुनौतियां एक साथ चल रही हैं। और विचार करने के लिए एक अंतिम बिंदु, जिस तरह हमने देखा कि कैसे प्रौद्योगिकी जैसे LDB 2.0, स्मॉग ईटिंग टेक, ड्रोन वॉल, 2FA विभिन्न समस्याओं के समाधान प्रस्तुत कर रही है, क्या भविष्य में प्रौद्योगिकी और नीति निर्माण का समन्वय आज की सबसे जटिल वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन या आर्थिक असमानता का स्थायी हल निकाल पाएगा? ये एक सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।